आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे या मेरे द्वारा इस चैनल पे बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो लेसन है वो पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये जो अपना जो लेसन है, ठीक है ना, ये लेसन है अपना राजनीतिक संस्कृति के बारे में ही। और राजनीतिक संस्कृति के बारे में ये आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो समझना है कि इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। 14 लेसन है और 14 लेसन का भी सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है ना। यानी ये 14 लेसन इसका सेकंड पार्ट है। तो अब देखिए, राजनीतिक संस्कृति क्या है। मैंने आपको पहले बताया है कि राजनीतिक संस्कृति के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ पहले आनी चाहिए, वो ये चीज़ की संस्कृति क्या है। क्योंकि जब संस्कृति आपके दिमाग में रहेगी तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में आपको पूर्ण तरह से पता लग जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति का मतलब है कि संस्कृति क्या है, यानी रीति रिवाज, कल्चर, परंपराएं होती है, वो संस्कृति कहलाती है। तो वही व्यक्तियों के मूल्य से जुड़े हुए विश्वास, अभिमत, ठीक है ना, रीति रिवाज, कर्तव्य या जो इसके जो है समाज में जो मूल्य होते हैं, वे मूल्य जब राजनीति के अंतर्गत आए जाते हैं, व्यक्ति के द्वारा राजनीति के अंतर्गत रहते हुए अपनी जो संस्कृति है वह राजनीति में उसका तारतम्य बैठाते हुए वह क्या करता है, आगे बढ़ता है। यानी राजनीति की गतिविधियों में अपनी संस्कृति को मिलाते हुए राजनीति में किस तरह की गतिविधियां करता है, तो वही हमने यहाँ पे समझा है। क्योंकि जो राजनीति होती है उसमें व्यक्ति के जुड़े हुए मूल्य रहते हो, तो व्यक्ति के जो रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, मूल्य होते हैं वही राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं आगे। तो इसमें देखिए, तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो इस बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक संस्कृति के ऊपर आमंड और पॉवेल के विचार। ये महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। देखिए, व्यक्ति में राजनीतिक उद्देश्य के प्रति जागरूकता, व्यक्ति कार्यों में उसके महत्व को समझना जरूरी है। वापिस बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। व्यक्ति में राजनीतिक के उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, राजनीति का उद्देश्य क्या है, उनके प्रति व्यक्तियों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। और व्यक्तियों के खुद के क्या कार्य हैं, उन कार्यों के प्रति उसमें रुचि होनी चाहिए और उस महत्व को वो समझना चाहिए उस व्यक्ति को। और इसी तरह से राजनीति और संस्कृति के अंदर तब्दील होती है। समझ में आ गया ना। जैसे व्यक्ति है तो उसका राजनीति में क्या उद्देश्य है ये उसे ज्ञात होना चाहिए। साथ ही साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि राजनीति के अंतर्गत उसका क्या महत्व है, ठीक है ना, उसके जो कार्य है उसका क्या महत्व है। तो ये उस व्यक्ति से जुड़ी हुई परंपरा, रीति, मूल्य जब वो व्यक्ति समझेगा और राजनीति में ये जो महत्व को समझते हुए कार्य करता है तो राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। तो इस बारे में आमंड और पॉवेल ने क्या कहा है, ध्यान रखें। आमंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का यह दृष्टिकोण कुछ तत्वों पर निर्भर होता है जिन्हें व्यक्ति के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य कहा जा सकता है। तो अब यहाँ पे वो है, देख लीजिए। पहला, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। दूसरा, हम जैसे बात करें ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण के बाद दूसरा जो यहाँ पे हम ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि आमंड और पॉवेल के द्वारा व्यक्ति के संदर्भ में यानी वो क्या दृष्टिकोण रखता है, राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है, वह दृष्टिकोण यहाँ पे आमंड और पॉवेल के अनुसार यहाँ पे 3 पॉइंट में यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ जो ध्यान रखना है। ज्ञानात्मक के बाद है भावात्मक दृष्टिकोण कहिए, अभिमुखीकरण कहिए। और तीसरा जो इनका है जो पॉइंट यहाँ पे यानी आमंड और पॉवेल का, वो है मूल्यात्मक, ठीक है ना, जो कि जब हम राजनीति के अंदर जब रीति रिवाजों को पढ़ते हैं तो मूल्य है तत्व कहीं ना कहीं ज़्यादा शो होता है, हाईलाइट होता है। तो उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। मूल्यांकनात्मक, तो देखिए ये 3 दृष्टिकोण है जो आमंड और पॉवेल के द्वारा राजनीति के अंतर्गत व्यक्तियों के संदर्भ में बताए गए हैं। तो देखिए, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण क्या है। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हित के माध्यम से राजनीति में भाग लेने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे दृष्टिकोण, ऐसे विचार जो व्यक्ति को स्वतः ही राजनीति में भाग लेने के लिए उत्साहित करते हैं,
ठीक है ना। यानी ज्ञान के प्रति जब व्यक्ति आकर्षित होता है तो वो समझता है कि राजनीति में मुझे क्या सीखने को मिलेगा, राजनीति के अंदर मुझे जाना है तो मुझे राजनीति को पहले समझना पड़ेगा। तो उसके लिए वो अपने रीति रिवाज कल्चर को उस राजनीति से तालमेल बैठाता है और यही ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, यानी राजनीति के अंतर्गत व्यक्ति जब राजनीति के अंतर्गत व्यक्ति है वो अपने ज्ञान का विचार, यानी ज्ञान के मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे उससे समझना है और उससे फायदा लेना है, तो इस तरह से वह राजनीति में या राजनीति को ज्ञान प्राप्त करता है तो अपने वो संस्कृति मूल्य है वो भी राजनीति में समर्पण करता है। इसी तरह उसका जो अभिमुखीकरण, राजनीति के प्रति जो अभिमुखीकरण वो ज्ञानात्मक रूप में हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ईदों के माध्यम से, यानी इसका आशय यह है कि व्यक्ति राजनीतिक घटनाओं, वस्तुओं, क्रियाओं, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर कितना और किस प्रकार का ज्ञान रखता है। इस संदर्भ में ज्ञान सही या गलत भी हो सकता है। ऐसी दोनों अवस्थाओं में ज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को नियमित करता है। तो यही सोच उसे राजनीति के प्रति अभिमुखीकरण बनाती है, उसके प्रति उसको सीखने को उन्नत बनाती है और वह ज्ञान के प्रति, वहाँ पर राजनीति के प्रति लालायित होता है। वो राजनीतिक संस्कृति में ये ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण आमेन और पॉल का पहला दृष्टिकोण है। दूसरा देखिए भावनात्मक, यानी भावात्मक रूप में वह राजनीति के प्रति जो उनका दृष्टिकोण होता है, यानी अभिमुखी, वो किस तरह से उस राजनीति के प्रति अपने जो दृष्टिकोण या व्यू रखता है वो देखिए। इसका संबंध व्यक्ति के उन भावनाओं, यानी भावात्मक अभिमुखीकरण के बारे में बात करें तो ध्यान रखना है कि इसका संबंध व्यक्ति के उन भावनाओं से है जिनके कारण राजनीतिक गतिविधियों से लगाव या अलगाव होता है। राजनीति के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती है, ठीक है ना, उन गतिविधियों के बारे में जब हम देखते हैं कि कभी क्या होता है कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है तो किसी में हमको इंटरेस्ट होता है और कोई ऐसी घटनाएं होती है जिससे हमें घृणा होती है। तो राजनीति में जो गतिविधियां होती हैं, इन गतिविधियों के प्रति ही व्यक्ति का किस तरह का भाव होता है, यानी वो खुद को उस राजनीति से लगाव महसूस करता है या उससे दूर भागना चाहता है। तो राजनीति के प्रति यही जो विचार है वह व्यक्ति को उस राजनीतिक संस्कृति के प्रति अभिमुखी बनाती है। समझ रहे ना। भावात्मक यानी वो अपने खुद को राजनीतिक गतिविधियों के प्रति किस तरह से अपने फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को उसके सामने बैठाता है, वही इमोशंस उसे राजनीति के प्रति अभिमुखीकरण बनाती है, यानी उसको उसके प्रति समर्पित या संस्कृति के प्रति उसको शामिल करने के विचार जो यहाँ पे आते हैं। यानी भावात्मक रूप में वह राजनीतिक संस्कृति के प्रति किस तरह से अभिमुखीकरण हो रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट आगे हो गया। तीसरा देखिए मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक संगठन, उसके कार्यों, लक्ष्यों, उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। समझ लीजिए वापिस, इसके अंतर्गत व्यक्ति राजनीतिक संगठन, अलग अलग राजनीतिक के संगठन होते हैं, उन संगठन, उसके कार्य और संगठन के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। यानी राजनीति में आपने देखा ना, राजनीति के अंतर्गत अलग अलग संगठन होते हैं। अब ये संगठन कैसे काम करते हैं, उस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो ये जो व्यक्ति जब समझता है तो व्यक्ति उसके ऊपर मूल्यांकन करता है, सोचता है कि क्या ये राजनीति के जो संगठन हैं वो सही कार्य कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है और वह किस तरह से लोगों के हित के लिए हैं। तो इसके बारे में वो अपना मूल्यांकन, कहते हैं ना, एक निष्पक्ष रूप में सोचता है कि वो सही है या गलत है। तो यही जो विचार है वो राजनीति के प्रति व्यक्ति को अभिमुखीकरण बनाते हैं। यानी वो इस तरह से अपने जो विचार, जो अभिव्यक्ति है, जो अपनी संस्कृति है, वह राजनीति से जोड़ता है और राजनीति के संदर्भ में वो अपना विचार रखता है। यानी राजनीति संस्कृति के प्रति व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है तीसरा है वो है मूल्यांकनात्मक दृष्टिकोण, यानी मूल्यांकन के रूप में वह उसको राजनीति को देखता है, उसकी तरफ अपने संस्कृति को बनाता है। तो यहाँ पे ये आमंड और पॉवेल ने इसके तीन जो विचार दृष्टिकोण है वो बताए राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में। तो इस तरह से हम आगे देखें। तो देखिए आगे देखें, तब आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट करना है। क्या करना है? नोट। तो देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी नेक्स्ट, राजनीतिक संस्कृति के आयाम। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक संस्कृति के आयाम, ठीक है ना। डेमिनेशन, यहाँ पे बात करें हम डेमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो यहाँ पे ऐसे कौन से आयाम है जो राजनीति के संदर्भ में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए राजनीतिक संस्कृति का अधिक अच्छे रूप में अध्ययन, उनके आयाम, राजनीति को हमें समझना है तो उसके अच्छे जो उसकी व्यूज हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयाम, तो उन आयामों के बारे में हमें समझना, अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। सिडनी वर्मा के द्वारा अपने निबंध में राजनीतिक संस्कृति कुछ आयाम और क्षेत्रों का विवेचना की गई है। तो हम यहाँ पे जो आयाम पढ़ रहे हैं वो सिडनी वर्मा के अनुसार है, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो आयाम पढ़ रहे हैं तो वो आपको ध्यान रखना है सिडनी वर्मा के अनुसार।
सिडनी वर्बक के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के आयाम क्या हैं, तो वो ध्यान रखना है। पहला है राष्ट्रीय एकरूपता। राष्ट्रीय एकरूपता। दूसरा है अपने साथी नागरिकों से एकरूपता। इससे से जो है हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए राष्ट्रीय एकरूपता, तो यहाँ पे ये समझना है कि एकरूपता का मतलब होता है, यहाँ पे समझना है कि आइडेंटिटी, या में जैसे हम बात करें कि राष्ट्र के संदर्भ में व्यक्ति है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, यानी सभी को समान दृष्टि से देखता है, सभी के प्रति समान व्यवहार, नीति, कानून बनाता है। तो इसलिए राज्य के द्वारा जो समानता के तहत उनके से व्यवहार किए जाते हैं उन लोगों के साथ, वह एक रूपता के आधार पर होते हैं, यानी सभी को एक ही दृष्टि से देखना, एक रूपता, ठीक है ना, वन ऑफ व्यू। तो इस तरह से राष्ट्रीय एक रूपता है वो राजनीतिक संस्कृति का एक आयाम है। तो वो कैसे है, तो देख लीजिए। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे समझना है कि राष्ट्रीय एकता को जैसे मैंने क्या बताया था, सभी को समान व्यवहार के तहत देखना है, यानी इसको यहाँ पे दूसरा नाम दें तो देखना है कि राष्ट्रीय समानता, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय समानता। तो राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय समानता संभवतः सर्वाधिक निर्णायक राजनीतिक विश्वास है, क्योंकि जब राजनीति के द्वारा सभी लोगों के प्रति समान तरह के व्यवहार किए जाते हैं, राजनीति के अंदर जो भी गतिविधि जब कोई लोग लेते हैं, उनकी संस्कृतियाँ वो जब राजनीति में शामिल होती है, जब राजनीति के अंदर व्यक्ति आता है तो उसके साथ उस संस्था के द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए, बिना भेदभाव के। जब उन लोगों के साथ राजनीतिक गतिविधियों की तालमेल जो अलग अलग क्रिया जो गतिविधियाँ होती है, यानी क्रिया होती है, उनमें राजनीति के द्वारा उनके साथ जब एक रूपता दिखाई जाती है, ठीक है ना, जैसे आप कहीं अगर भाग ले रहे हैं तो आपको उसके संस्था के द्वारा समान व्यवहार किया जाए तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे सभी के प्रति समान व्यवहार हो रहा है, तो वो एक रूपता कहलाती है। तो इस तरह से एक रूपता जब होती है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है उस किसी भी संस्था के प्रति। तो राजनीति में एक रूपता होती है तो विश्वास बढ़ेगा, इस तरह से राजनीतिक संस्कृति भी एक रूपता हो जाती है। तो देखिए इसका आशय है कि व्यक्ति किसी सीमा तक अपने आप को राष्ट्रीय राज्य का समझे, किस सीमा तक व्यक्ति अपने आप को खुद राष्ट्र का नागरिक समझता है और राष्ट्र के प्रति एक रूपता का भाव अनुभव करता है। उसे खुद ही फीलिंग होना चाहिए कि मुझे राष्ट्र के प्रति विश्वास है, क्योंकि राष्ट्र है वो सबके लिए अच्छा काम कर रहा है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है, एक रूपता। तो इस संदर्भ में राष्ट्रीय संस्कृति के अंतर्गत हम बात करें तो राजनीतिक संस्कृति बहुत अधिक सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति एक रूपता का भाव होना चाहिए, और ये किस सीमा तक विद्यमान हो, ये जितना अधिक होगा उतना सही रहेगा, क्योंकि राजनीतिक गतिविधि पूरे देश को चलाने के लिए शासन व्यवस्था के एक कैसे संस्था के रूप में कार्य करती है। तो जब संस्कृति यानी राजनीति के द्वारा लोगों के साथ समान व्यवहार होता है, जैसे कहते हैं ना कि मत का अधिकार दिया गया है, जो भी अलग अलग, तो ये जो अधिकार है बिना किसी भेदभाव के जब व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो इस तरह से वो लोगों का उस राजनीति के प्रति विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ता है तो यहाँ पे ये मायने रखता है कि वह उन देश के उन राजनीति के द्वारा उस राष्ट्रीय संस्था के द्वारा उनके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय एकता, एक रूपता, ठीक है ना। तो इस राष्ट्रीय समानता की वजह से लोगों में विश्वास आता है और वह उस राष्ट्रीय भावना की तरह से राजनीति में अपनी संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा देखिए, जब हम यहाँ पे बात करें तो उससे पहले थोड़ा समझ लें कि जब केंद्रीय राजनीतिक प्रतीक के प्रति भक्ति की टकराहट जातीय वर्गीय या अन्य स्थानीय हितों में होती है, तब राष्ट्रीय एकरूपता की समस्या आती है। यानी ऐसे कौन सी वजह जिससे लोग आपस में लड़ते हैं या सरकार भी सही निर्णय नहीं कर पाती, जो वे जैसे जातिगत भेदभाव या अलग अलग जो भेदभाव होते हैं उन भेदभावों के ऊपर सरकार है वो एक रूपता है, एक तरह की नीति अपनाए, तभी लोगों को विश्वास है वो बढ़ेगा और राजनीतिक संस्कृति है वो उसके आयामों तक पहुंचने में एक दृष्टिकोण साबित, एक महत्वपूर्ण आयाम साबित हो सकता है। दूसरा देखिए, अपने साथी नागरिकों से एक रूपता। जैसे मैं अपने राज्य में रह रहा हूँ तो मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग हैं राज्य में रहेंगे, तो मेरे द्वारा उन लोगों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ कि वे लोग मेरे साथ समानता का व्यवहार करें, तो हमें भी उनके प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए। और जिस तरह के राजनीतिक गतिविधियों में जब राज्य का व्यक्ति उस राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है तो उसके प्रति जो उनके जो अधिकार होते हैं वो समान होते हैं, तो हमें उनके अधिकारों को महत्व देना चाहिए, ठीक है ना।
इसी तरह से जब हम किसी और दूसरे व्यक्ति की समानताओं को महत्व देंगे, उसके मूल्य को समझेंगे, तो वे भी हमारे मूल्य को समझेंगे। तो इस तरह से लोगों के बीच आपस में जब समानता भाईचारे की जो भावना होती है, वही यहाँ पे कह रहा हूँ साथी नागरिकों से एकरूपता। जब लोग सभी एक जैसे, एक मतलब कहने का मतलब एक तरह से समान व्यवहार से रहेंगे, तो ये इस तरह से राजनीतिक गतिविधि है वो सही तरह से चलती है। नहीं तो अगर लोग एक दूसरे को हानि पहुँचाएं और एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो वहाँ पे भी पता ये क्या होता है, संघर्ष जैसी स्थिति होती है। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति का फिर नेगेटिव इफेक्ट सामने आ जाता है। तो राजनीतिक संस्कृति का एक आयाम क्या है कि साथ ही जो नागरिक हैं उनके प्रति एक रूपता का भाव होना चाहिए, यानी यूनिटी, समानता का भाव होना चाहिए। तो इस तरह से नेक्स्ट जो तीसरा आयाम है राजनीतिक संस्कृति का, तीसरा आयाम वो देखिए, शासन निर्गतों के बारे में आस्था है। शासन निर्गतों के बारे में आस्था है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि शासन निर्गतों के बारे में आस्था है मतलब जो शासन की जितनी भी संस्थाएं हैं शासक के द्वारा चलाई जा रही है, उनके प्रति लोगों का विश्वास और आस्थाएं होनी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक गतिविधि में कुछ संस्था हैं वे संस्कृति के निर्माण में सहयोग करती हैं। तो इस तरह से आगे देखें, इसमें राजनीतिक संस्कृति इस बात पर निर्भर करती है, राजनीतिक जो संस्कृति वो इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति शासन के निर्णयों से कितने और किस प्रकार से लाभ प्राप्त करने की आशा रखते हैं। ठीक है ना। जैसे अब राजनीतिक की गतिविधियों की बात करें तो सरकार की जो अलग अलग संस्था होती है, जो गतिविधियां जिसके द्वारा करती है, तो उनके द्वारा जो कानून व्यवस्था जो बनाई जाती है, जो भी नियम विधान जो भी बनाए जाते हैं, तो उससे लोगों को कितना फायदा हो रहा है, उन आकलन के आधार पर ही हम यहाँ पे बात करें कि शासन निर्गतों के प्रति आस्थाएं बढ़ती है। जैसे कोई सरकार है वह लोगों के लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था कर रही है, उनके द्वारा जो कानून जो भी बनाए जा रहे हैं वो व्यक्ति के हित और फायदे के लिए होते हैं, लोग उस सरकार से लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस तरह से लोगों का उस सरकार, उस शासन के जो भी निर्गत नियम वगैरह हैं उनके प्रति लोगों की आस्था बढ़ती है। तो ये आस्था ही यहाँ पे संस्कृति को बनाने में सहयोग देती है और राजनीतिक संस्कृति का एक आयाम बन जाती है यहाँ पे। तो इससे नेक्स्ट देखिए आगे, निर्णय प्रक्रिया में विश्वास। निर्णय ये तो आप समझ गए होंगे इस पॉइंट का। तो निर्णय प्रक्रिया का मतलब होता है, यहाँ पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि प्रत्येक समाज में राजनीतिक निर्णय वास्तविक रूप में अगर देखें तो कुछ ही व्यक्तियों द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन साथ ही यह बतलाने का भी प्रयत्न किया जाता है कि सामान्य जनता की निर्णय भूमिका रहती है। जैसे ये पता है कि सरकार बनती है तो सरकार में जो वे निर्णय वगैरह वो जो लेते हैं वो कुछ एक व्यक्तियों के द्वारा लिया जाता है। तो कुछ एक व्यक्ति जो निर्णय लेते हैं राजनीतिक गतिविधियों में, शासन सरकार या राज्य के अंतर्गत, तो वे जो निर्णय लेते हैं वो सबकी भलाई के लिए होते हैं। मतलब उनके जो निर्णय हैं उनमें सभी का सहयोग है, मतलब मान लीजिए कि सभी ने सहयोग दिया है, सभी के हित के लिए वो निर्णय लिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वह सबके हित के लिए होती है, तो इन्हीं हित में सबका हित जुड़ जाता है और सबका हित होने से ये विश्वास और आस्थाएं बढ़ जाती हैं। और विश्वास और आस्थाएं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, राजनीतिक संस्कृति क्या है, मूल्य, विश्वास और अभिमुखीकरण, जो व्यक्तियों के विचार जो महत्वपूर्ण होते हैं वही राजनीतिक संस्कृति बनाते हैं। यानी लोगों का किसी भी संस्था या गतिविधि या राजनीति के अंदर जब लोगों के विश्वास उनसे जुड़ जाते हैं, या कह दीजिए कि विश्वास के साथ हम आस्थाएं कहें, अभिमुखीकरण यानी किस वजह से उसके साथ अभिमुखी हो रहे हैं वो, तो ये जो बातें बार बार सामने आ रही है, यही ऐसी तत्व हैं जो राजनीतिक संस्कृति को बनाते हैं। तो विश्वास यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि वो वहाँ की जो संस्था है वो लोगों के हित के लिए काम करती हैं, उनके द्वारा परिणाम है, उनके प्रति उनके जो निर्णय है उसमें लोगों की यानी सभी जो जनता की भागीदारी शामिल है। तो इस तरह से लोगों का उस निर्णय प्रक्रिया में विश्वास होता है, सरकार की संस्थाओं में, राजनीतिक गतिविधियों में विश्वास बढ़ता है। तो इस तरह से ये एक तरह से राजनीतिक संस्कृति का आयाम है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो आगे देखिए सिडनी वर्मा के द्वारा, क्योंकि ये पहले मैंने बताया कि ये जो आयाम है, 4 आयाम राजनीतिक संस्कृति के, कि इस वजह से राजनीतिक संस्कृति वो आगे बढ़ने में सहायक होती है। तो ये जो बताए हैं वो सिडनी वर्मा ने बताए हैं, आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि सिडनी वर्मा के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के कौन कौन से आयाम है उसको अपने शब्दों में बताइए। तो ये आपको लिखना होगा। आगे देखिए
निर्णय प्रक्रिया में विश्वास, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखिए, सिडनी वर्मा के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के आयामों की विवेचना की गई। यहाँ पे मैंने समझा दिया किस तरह से है। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रेष्ठ और विकसित राजनीतिक संस्कृति के लिए, एक अच्छी राजनीतिक संस्कृति बने उसके लिए क्या जरूरी है? व्यक्ति राष्ट्र और अपने साथी नागरिकों के प्रति सहानुभूति रखे, उस व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति सहानुभूति व्यवहार होना चाहिए, उस समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो अलग अन्य नागरिक हैं, उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए, और उनके मन और मस्तिष्क में सरकारी कार्यों निर्णयों के लाभ प्राप्ति की अपेक्षा है। और व्यक्ति ये भी सोचे कि जो सरकार है, राजनीति है, वो उन व्यक्ति के लिए, उस खुद के लिए क्या करेगी, जो यानी जो समाज में जो व्यक्ति उनके लिए अच्छा कार्य करेगी, और वह जो भी कार्य करे उनके लाभ उनके हित में होंगे। तो ये व्यक्ति जब सोचेगा और ये उस राज्य की संस्थाओं से, सरकार से अपेक्षा होगी उस व्यक्ति को, ठीक है ना, तो इससे राजनीतिक व्यवस्था है वो वेद बनती है। क्योंकि सरकार कब सत्ता का रूप लेती है? क्योंकि सरकार जीत तो जाती है, लेकिन उसे जीतने में जनता की भागीदारी होती है। तो जनता ने उस सरकार को शक्ति दी और वेदता दी है। तो इस तरह से सरकार को वेदता दी, यानी लोकतंत्र में जो सरकार को सत्ता प्रदान करते हैं उसके पीछे सोर्स कौन है? जनता है। तो जनता का ये सोर्स उस राजनीति को बनाता है, और जनता की जो भागीदारी वो संस्कृति को बनाने में योगदान देती है। सामान्यतः इस स्थिति को एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राजनीतिक व्यवस्था का ही जन्म दिया कहा जा सकता है। यानी क्या ये कहें कि राजनीतिक संस्कृति कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट इसके बाद जो अभी पढ़ रहे हैं वो है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, ठीक है ना, यानी टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। देखिए आगे, तो देखिए अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तो ये ध्यान रखना कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक संस्कृति अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पे कुछ एक है जो हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए वो सही है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि वैसे तो संख्या और शक्ति के आधार पर संस्कृति दो प्रकार की होती है। संख्या एवं संस्कृति के आधार पर प्रकार, इसके आधार पर राजनीतिक जो संस्कृति है वो दो प्रकार की होती है। यानी किसी राज्य की संख्या कितनी है, ठीक है ना, और वहाँ पे उनकी संस्कृति किस तरह की बनती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि संख्या और संस्कृति जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे शक्ति, क्योंकि संख्या और शक्ति के आधार पे किसी भी देश की संस्कृति है वो अलग मुकाम, अलग स्तर हासिल करती है। अगर कोई देश है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है तो वहाँ की संस्कृति के प्रकार अलग होंगे, और किसी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और शक्ति भी वहाँ पे बहुमूल्य रूप में पाई जाती है। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति दो प्रकार की होगी। किसके आधार पे? संख्या और शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति दो प्रकार की होंगी। वो कौन सी होगी? अभिजननात्मक, पहला होगा अभिजनात्मक संस्कृति और दूसरा होगा जन संस्कृति। तो ये तो प्रकार हो गया अपना। पहला हम बात करें कि संख्या और शक्ति के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तो देख लीजिए कि कहीं पे अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे शक्ति का किस तरह का लेवल पाया जाता है, तो उसके आधार पे तो देखिए पहला है अभिजनात्मक संस्कृति। तो इसका मतलब है कि राजनीति जहाँ पे हम जैसे प्रकार की बात करें तो उस प्रकार के अंदर ये जो लुसियन पाई का विचार, ये जो बात जैसे प्रकार बताएं तो लुसियन पाई ने बताए हैं। तो लुसियन पाई के अनुसार सभी राजतंत्रों अथवा शासन तंत्रों में शासकों और सत्ताधारियों की संस्कृति तथा जनसाधारण की संस्कृति में एक आधारभूत अंतर पाया जाता है। जिन लोगों के हाथ में सत्ता होती है और जिन पर राजनीतिक निर्णय लेने का उत्तरदायित्व होता है राजनीतिक विषयों पर, उसका दृष्टिकोण उस व्यक्तियों के दृष्टिकोण में अनिवार्यतः भिन्न होता है जो राजनीतिक क्षेत्र में सामान्यतः कोई सक्रिय भूमिका अदा नहीं करते। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखें कि पहला तो है जन संस्कृति, दूसरा है अभिजन संस्कृति। तो इसके ये मतलब है कि संख्या के आधार पे अगर
वो जनसंख्या में वो शक्ति है वो सभी के बराबर है। उस राज्य में सब लोगों को राजनीति में भाग लेने का बराबर हक दिया हुआ है, उनको बराबर उस शासन व्यवस्था को चलाने का हक है। तो इस तरह से वह पूरी जनसंख्या है या कह सकते हो राज्य की जो व्यवस्था है उस राजनीतिक गतिविधि को चलाने में सहयोग देती है। तो फिर उन सबकी जो संस्कृति है उस राज्य की गतिविधियों में शामिल होती है। तो ये हो गया जन संस्कृति। और अभिजनात्मक संस्कृति का मतलब होता है कि राजनीतिक गतिविधियों में उस राज्य के जनसंख्या तो बहुत है लेकिन कुछ एक व्यक्ति जो उस राजनीतिक गतिविधियों को बदलने की या उस राजनीतिक गतिविधियाँ जो है जैसे निर्णय लेना, ठीक है ना, और सरकार चलाने के लिए आदेश पारित करना, अलग अलग योजनाएं बनाना, तो उनके लिए उस राज्य के कुछ एक व्यक्ति या कुछ अभिजन व्यक्ति, कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जो उस पूरे देश को चला रहे हैं, तो फिर उनकी संस्कृति ज़्यादा देखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से संख्या और शक्ति के आधार पे हमने राजनीतिक संस्कृति दो प्रकार देखे यहाँ पे। दूसरा देखिए कि वाइसमैन ने समाज संहिता की दृष्टि से वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति के 3 रूप बताए हैं, वो देखिए यहाँ पे। तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है वाइसमैन के अनुसार। वाइसमैन उसका 3 प्रकार हैं, वो आप देख लीजिए 3 प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे पहला तो है संकुचित, दूसरा प्रजाभावी और तीसरा जो प्रकार है वह है सहभागी, ठीक है ना। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार वाइसमैन के अनुसार सहभागी संस्कृति, ठीक है ना, मतलब वाइसमैन के अनुसार जो संस्कृति है वो संकुचित, यहाँ पे तो उनके यहाँ देखना, अब वापस समझा रहा हूं कि किस तरह से वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए। राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार, एक तो होगी राजनीतिक संस्कृति संकुचित, दूसरी होगी राजनीतिक संस्कृति प्रजाभावी और तीसरी होगी सहभागी। यानी यहाँ पे देखना है कि संकुचित यानी ये पहली संकुचित राजनीतिक संस्कृति परंपरागत राजनीतिक संस्कृति के ढांचे के लिए होती है। यानी जो पहले जो जिस तरह से राजनीति का चित्र पाया जाता था, ठीक है ना, उसमें लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जो सरकार चलती थी वह सरकार अपने हितों को ज़्यादा महत्व देती थी। तो इसलिए उस समय जो राजनीतिक जो संस्कृति थी उसमें लोगों का ज़्यादा योगदान नहीं था, उनकी ज़्यादा भागीदारी नहीं थी, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि सरकार परंपरागत रूप में जो शासन चलाती थी। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति है वो विकसित नहीं थी। उस समय राजनीतिक संस्कृति का रूप था वो संकुचित था, ये वाइसमैन के अनुसार का है। दूसरा है प्रजाभावी, ठीक है ना। तो प्रजाभावी को यहाँ पे देखना है कि प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति केंद्रीय सत्तावादी ढांचे के लिए है। मतलब ये है प्रजाभावी का मतलब अब वो सरकार जो लोगों के हित के लिए काम करे, ठीक है ना। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति है वह प्रजाभावी संस्कृति हो जाएगी, ठीक है ना। ये दूसरा प्रकार हो गया इसका। सहभागी यानी जो राजनीतिक गतिविधियां जो भी हो रही है उसमें वहाँ के राज्य के सभी लोग हैं वो उस राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, सभी की पूरी भागीदारी है। एक राज्य में 100 लोग हैं तो 100 के 100 ही लोग उस राजनीतिक गतिविधि यानी जो सरकार चल रही है उसके जो कानून है, जो निर्णय है, उन निर्णयों को पूरी तरह से प्रभावित भी करते हैं और पूरी तरह से सरकार और जो लोग हैं बस एक तरह से पार्टनरशिप की तरह पे काम करें, उनका पूरा योगदान होता है। जो भी सरकारी व्यवस्था है उसमें उस लोगों की पूरी भागीदारी होती है। तो इस तरह से राजनीतिक संस्कृति का ये तीसरा प्रकार हो गया सहभागी, ठीक है ना। सहभागी राजनीतिक संस्कृति प्रजातांत्रिक राजनीतिक ढांचे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और आज के समय में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि जो सरकार है आज की उसमें सभी लोग हैं वो अपना पूरा योगदान देते हैं, सभी भागीदारी देते हैं अपना सरकार के महत्व में। तो इस तरह से सहभागी संस्कृति का मतलब है राजनीतिक गतिविधियों में सभी लोगों के वहाँ हैं वो सभी उस राजनीतिक गतिविधियों के अंदर भाग लेते हैं, सहभागी होते हैं। तो ये आज के समय की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसका ये प्रकार है वो तालमेल बैठता है। इस तरह से आगे देखें, आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति की हम प्रकारों की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए हैं। ध्यान रखना है, आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है ना।
आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार तो चार है। पहला है एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा है महाद्वीप यूरोपीय राजनीति। तीसरा बात करें आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राजनीति। राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम में मेरे हिसाब से बिल्कुल आएगा। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, क्यों? क्योंकि ये अगर आपने ध्यान दिया है तो 12th में भी था। 12th में ये था कि आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, तो 4 प्रकार हैं, और वही वापस यहाँ पे देखो आ रहे हैं सामने। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, इसको ध्यान से समझें। और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये चारों हैं वो आप नोट कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि चारों के चारों पॉइंट आप नोट कर दें, क्योंकि आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार है, वो आने की संभावना ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि एंग्लो अमेरिकी, मतलब वे देश जो एंग्लो अमेरिकी के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ की संस्कृति है वह इसके अकॉर्डिंग पाई जाएगी। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। कहाँ पे राजनीतिक, अलग अलग देशों की अलग अलग राजनीतिक होती है, ठीक है ना, अलग अलग उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, व्यवस्था होते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था भी अलग होगी, वहाँ की संस्कृति भी अलग होगी। तो इसलिए वे देश जो एंग्लो अमेरिकी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ की राजनीति अलग होगी। महाद्वीपीय यूरोपीय महाद्वीप में, यूरोपीय पूरा महाद्वीप है, वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक सरकार जो किस तरह चलती है, तो वो एक अलग हो गया, वहाँ के कल्चर है वो अलग होंगे। तो इस तरह से महाद्वीपीय राजनीतिक व्यवस्था होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा आंशिक रूप से पूर्व औद्योगिक राज व्यवस्था, यानी वे क्षेत्र जो पूरी तरह से औद्योगिक नहीं हुए, अभी भी उनका विकास क्रम है, यानी चल रहा है, विकासशील है, तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है वो एक अलग प्रकार हो जाएगी, ठीक है ना। और तीसरा है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, जहाँ पर सभी लोगों को उस राजनीतिक व्यवस्था में अधिकार है। तो इस तरह से जो आमंड ने है राजनीतिक संस्कृति के 4 हैं जो प्रकार बताया है, और ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब अलग अलग व्यवस्था है, यानी इस देश की राजनीतिक व्यवस्था अलग होगी। मतलब जैसे समझ लीजिए यहाँ पे एक हिच्चे कर रही है कि कोई अलग अलग, क्योंकि हम देखते हैं हमारे यहाँ का जो व्यवहार है, कल्चर है वो अलग है, अमेरिका का व्यवहार और कल्चर अलग है, तो हमारी राजनीतिक संस्कृति अलग होगी और वहाँ की राजनीतिक संस्कृति है वो अलग होगी। तो ये राजनीतिक संस्कृति के अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं हमें हैं, और ये अलग अलग कहाँ देखने को मिलते हैं? एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति, वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति वो अलग होगी, महाद्वीपीय राजनीतिक संस्कृति अलग होगी, आंशिक रूप से ये अलग होगी, और स्वराधिकार। तो इस तरह से आमंड ने राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है इसको। तो इस तरह से हमने ये समझा है। तो अब आपको देखना है कि इस तरह से जो हमने ये राजनीतिक संस्कृति के बारे में पूरा जो अध्याय समझा है, फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट जो एंड तक, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक संस्कृति है वह कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र है, उसमें राजनीतिक संस्कृति का बड़ा योगदान होता है। या ये समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति अगर विस्तृत रूप में फली फूली और अच्छी होती है तो लोकतंत्र भी अच्छा होता है, यानी लोकतंत्र के एक प्राण तत्व मान लीजिए संस्कृति के महत्व से होता है। तो इस तरह से जैसे हम देखें, भारत जैसे देशों के संदर्भ में राजनीतिक संस्कृति अवधारणा का विशेष महत्व है। हमने भारत में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया। हमारे यहाँ पे जो राजनीतिक संस्कृति वो धर्मनिरपेक्ष है, बिना किसी भेदभाव सभी को समान महत्व दिया गया है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। इस तरह समभाव सम संस्कृति को अपनाया गया है। लेकिन इस व्यवस्था की सफलता के लिए जिस राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है हम उसे अब तक विकसित नहीं कर सके। और ये जो व्यवस्था तो की है ये बहुत ही है, और ये राजनीतिक संस्कृति के लिए सही है, लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन ये तभी पूर्ण तरह से सफल होगी जब वहाँ पे लोग हैं वह उस संस्कृति, उस व्यवस्था को, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को पूरी तरह से स्वीकार कर ले।
आवश्यकता इस बात की है कि समाजीकरण के माध्यम से एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति को विकसित करने की चेष्टा में जुट जाना चाहिए। और ये संस्कृति है, इसके संदर्भ में अगर आपको कोई डाउट है कि सर कुछ पॉइंट है समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और इस तरह अपना ये जो 14 लेसन का जो सेकंड पार्ट है वो यहीं पे पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो पे अपने 15 लेसन के बारे में बात करेंगे, नया चैप्टर और नए विचारों के साथ, ठीक है ना। तब तक आपको ध्यान रखना, इससे समझ में अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ठीक है ना।